दोस्तों जय हिंद। मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल डू फॉर बेस्ट में। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले उस टॉपिक में महत्वपूर्ण जो आयोग समितियां थी वो छूट गई थी, उसको आप उसी पेज में नोट कर लीजिएगा, मतलब उसी चैप्टर में नोट करिएगा। हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत बार पेपर में आ भी चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे आज के टॉपिक के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, संघ और राज्यों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आयोग व समिति, ठीक। डाल लिया। तो हम पहली समिति की बात करें तो पहली समिति नोट करके लिखिएगा शीतलवाड़ समिति, ठीक, शीतलवाड़ समिति। दूसरी हमारी समिति है राजमन्नार समिति। यह भी किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में संबंधित है, ठीक। इन्होंने केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में कुछ ना कुछ बताया है। ये क्या बताया है इसको जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों समितियों में से कौन सी केंद्र राज्य के संबंधित है, या इनमें से कोई एक नहीं होगी और तीन होंगी, वो उसको आप छांटना होगा, ठीक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप गांठ मार के याद कर लीजिए, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग 1983 में बना था और किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए सारी समितियों ने। और एक है वेंकट चलैया आयोग, 2000 में बना था, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिए। और पांचवा लिखिए MM पुंछी आयोग 2007। इन तीनों को तो जरूर से जरूर याद कर लीजिए, ठीक। 2 नंबर वाली, 3 नंबर वाली, 5 नंबर वाली, ये वाली बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों इसको नोट कर लिया होगा। अब नए चैप्टर के बारे में हम जानते हैं। आज हमारा नया चैप्टर है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अगर हम संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, मतलब सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो अगर हम इतिहास को जोड़ के चलें तो 1765 में हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने लगभग 65% भूभाग पे हमारा मतलब कब्जा कर लिया था, प्रशासनिक तौर पे आ गए थे, अपने हाथों में शासन को ले लिया था, ठीक। अब वो शासन करने लगे थे। जब शासन करने लगे तो उनको कठिनाई महसूस हुई, ग्रामीण स्तर पे या शहरी स्तर पे उनको कठिनाई महसूस हुई कि इतने बड़े क्षेत्र में कैसे शासन किया जाए। तो एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम कॉर्नवालिस था, उन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत की, ठीक। ऐसे मनोनीत कर दिए जाते थे, ठीक। अभी परीक्षा और इच्छा कुछ नहीं होती है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो भारत में सिविल सेवा के जनक किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्यों माना जाता है बता चुके हैं आपको, क्योंकि शुरुआत भारत में सिविल सेवा की इसी ने की थी, ठीक। भारत में सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ, हमने 1854 जो एक्ट था उसमें पढ़ा था कि भारतीय सिविल सेवा समिति, जो मतलब भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा ली जाएगी, ठीक। मतलब अब ऐसे चयनित नहीं किया जाएगा, उसको एग्जाम देके चयनित किया जाएगा। एग्जाम कहाँ होगा? एग्जाम इंग्लैंड में होगा, ठीक। ये एक समिति बनाई गई थी, भारतीय सिविल सेवा समिति। अध्यक्ष थे उसके मैकाले के अध्यक्ष में एक समिति बनाई गई थी। इन्होंने सुझाव दिया था कि अब सिविल सेवा है, मतलब जो सिविल सेवक हैं वो उनकी नियुक्ति परीक्षा के आधार पर की जाए ना, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाए, जो इतने समय होती, ठीक। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति, ठीक। अब प्रथम परीक्षा कब हुई थी? 1854 में समिति बनाई गई थी। 1855 में 16 जुलाई 1855 लंदन में प्रथम परीक्षा हुई थी। 16 जुलाई 1855 में लंदन में परीक्षा हुई थी, ठीक। तो दोस्तों पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लें, आप इसको बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए, इसको बाद स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लीजिएगा। पूरा बस यही पढ़ाने वाले हैं जितना बोर्ड में लिखा है, इसको बाद में भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक। दोबारा क्लास देख के पहले आप समझ लीजिए, समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके दिमाग में घुस जाता है वही पेपर के टाइम याद आता है, ठीक। ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता है, उसको याद करने से होता है ना। एक बार समझ लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, लाइन से बिल्कुल समझाएंगे। क्या हुआ, 1854 में समिति बनी। समिति ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे सिविल सेवक की नियुक्ति होनी चाहिए। जब नियुक्ति होनी चाहिए तो फिर प्रथम परीक्षा भी कराई गई। कब कराई गई? 1855 में कराई गई, याद कर लो इसको। और कहाँ कराई गई? लंदन में कराई गई, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कराई गई। उसके बाद 1919 का एक्ट हमने पढ़ा था, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, है ना। हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसमें क्या है
उसमें कहा गया था कि इंग्लैंड व भारत में सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा ली जाएगी। मतलब कि ये कहा गया था कि पहले क्या होता था, भारतीयों के लिए भी क्या होता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था परीक्षा देने। लेकिन 1919 के एक्ट में क्या कहा गया कि अब जो परीक्षा होगी, प्रतियोगी परीक्षा, वो भारत में भी आयोजित की जाएगी, है ना। उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो सिविल सेवा की परीक्षा है भारत में भी आयोजित की जाएगी। बहुत सारे आंदोलनकारी इसकी मांग भी कर रहे थे, है ना। तो सुधार के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने दे दिया भारत को ये अधिकार कि भैया अपना एग्जाम करा लो अपने देश में। तो पहली बार सर्वप्रथम कहाँ कराई गई भारत में, तो इलाहाबाद 1922 में कराई गई। प्रावधान आया था 1919 में, लेकिन पहली बार कब हुई, 1922 में। कहाँ हुई, इलाहाबाद में। ठीक, इतना समझ में, हाँ ये याद कर लीजिए। देखो जब ये हमारा 1855 में परीक्षा हुई तो इसकी उम्र थी लास्ट 23 वर्ष, है ना। 23 वर्ष तक आदमी परीक्षा दे सकता था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सरकार अपने हिसाब से उम्र को घटाती रही, बढ़ाती भी रही, है ना। अगर उसको लगता है कि भारतीय ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं तो क्या करेगी, भारतीयों को कम करने के लिए शासन में उम्र घटा देगी। एक बार तो 19 वर्ष कर दिया गया था, है कि नहीं। तो दो आयोग बनाए गए थे जो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये आयोग किससे संबंधित हैं, तो सिविल सेवा के सुधार से संबंधित है, याद कर लीजिए। एचिंसन आयोग एंड इंसलिंगटन आयोग, ओके। ये दो आयोग जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पे थे हम, सर्वप्रथम इलाहाबाद 1922 में आयोजित की गई सिविल सेवा की परीक्षा भारत में। उसके बाद जो भारत में सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, हाँ इसको नोट देख लीजिए। जो मतलब भारत में जो प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा के लिए चुने गए थे, उनका नाम एस.एन. टैगोर था। सत्येंद्रनाथ टैगोर था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। ठीक, उनका नाम क्या था, सत्येंद्रनाथ टैगोर था। 1863 में इन्होंने परीक्षा दी थी और पास भी कर दिया था। ठीक, अब 1922 में परीक्षा हुई, एक ली आयोग बना 1924 में। ली आयोग ने क्या कहा कि 1919 में कहा गया था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए तो ली आयोग के सुझाव पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और इसमें एक और बात कही गई थी, ये बात कही गई थी कि जो 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी भारतीयों के बारे में। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, तो ली आयोग की सिफारिश पर। और कब ली आयोग बना था, तो सन 1924 में बना था। ठीक, उसके बाद लेकिन ली आयोग बना था 1924 में, है ना। लेकिन केंद्रीय लोक सेवा आयोग कब बना, 1926 में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग कब बना, 1926 में। यही केंद्रीय लोक सेवा आयोग है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उसी में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, संघीय लोक सेवा आयोग। ठीक, यूपीएससी इसका नाम बदल के कर दिया गया था, केंद्रीय की जगह संघीय कर दिया गया था, संघीय लोक सेवा आयोग 1935। और ये हम जान चुके हैं कि सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, एस.एन. टैगोर 1863 में। ये तो था हमारा सिविल सेवा का इतिहास था। अब जो प्रेजेंट टाइम पे संविधान में है हम उसकी बात करते हैं। देखो सिविल सेवा हमारे संविधान में 3 प्रकार से दी गई है। कौन कौन सी, ठीक, हम बात करते हैं 3 प्रकार की सिविल सेवा है। पहली है अखिल भारतीय सेवा, दूसरी है केंद्रीय सेवाएं, तीसरी है राज्यों की सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा में सिर्फ 3 पद आते हैं। कौन कौन से, IAS, IPS एंड IFS। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, इसको 1966 में शामिल किया गया था। और अखिल भारतीय सेवाओं 312 अनुच्छेद में है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। ठीक, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो 312 अनुच्छेद के बारे में जरूर से जरूर जानते होंगे। अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। केंद्रीय सेवाएं वो होती हैं जैसे मतलब रेलवे में वो उच्च पदों के अधिकारी हो गए ना, खनन, बहुत सारे विभाग होते हैं, इसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना जानो कि 3 प्रकार की सिविल सेवाएं होती हैं। केंद्रीय सेवाएं हो गई, दूसरा राज्यों की सेवाएं। राज्यों की सेवाएं आप अच्छे से वाकिफ होंगे, जो UPPSC या BPSC वगैरह होते हैं। ठीक, जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं, इतना जान लीजिए। अगर एक और, ये SB पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखा हुआ है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा।
कि भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक मतलब आईएएस के जनक किसको माना जाता है भारत में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं, इन पर भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। हमारा पहला अनुच्छेद है, पहली बात तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 में है, 4 में नहीं, भाग 14 में है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक। हम 315 की बात करें तो अनुच्छेद 315 में कहा गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। आप सबको पता होगा, संघ के लिए यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है पीएससी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, जैसे यूपी के लिए यूपीपीएससी और बिहार के लिए बीपीएससी है ना, राजस्थान के लिए अलग, हरियाणा के लिए, सब राज्यों के लिए अलग अलग पीएससी होता है। तो इसमें किसमें दिया है गठन का? 315 में है। तो अनुच्छेद 316 में क्या दिया गया है? अगर हम अनुच्छेद 316 की बात करें तो इसके जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति और पदावधि के बारे में। ठीक, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में कौन से अनुच्छेद में है? तो 316 अनुच्छेद। महत्वपूर्ण बात, यूपीएससी अध्यक्ष व सदस्य। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, कौन नियुक्त करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। इसको समझ लीजिए, ऐसे ही नोट कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, यूपीएससी अध्यक्ष कौन होता है? यूपीएससी अध्यक्ष व सदस्य को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसके बाद जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो मतलब राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो उस राज्य के संबंधित राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इनकी उम्र क्या क्या होती है, मतलब कार्यकाल क्या क्या होता है? तो कार्यकाल 6 वर्ष होता है अध्यक्ष और सदस्यों का, और अधिकतम उम्र 65 वर्ष। 6 वर्ष 65 वर्ष का मतलब है कि अगर जैसे मान लो 65 वर्ष उनकी पूर्ण हो रही है कार्यकाल के दौरान, तो वो रिटायर हो जाएंगे। ओके, अगर 6 साल हो गए हैं तो तब भी रिटायर हो जाएंगे। इसमें ऑब्लिक करके है ना, अगर 6 वर्ष पूर्ण हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, और 6 वर्ष नहीं पूर्ण हुए, वो 65 वर्ष हो गए, तब भी वो रिटायर हो जाएंगे। इसमें 62 वर्ष है। राज्यों में क्या है? 62 वर्ष है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 317वें अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 317 में कुछ नहीं है, ये अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। इसी में दिया गया हटाने का प्रावधान। हम आपको बता दें, अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान बहुत ही जटिल है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है, सेम वही प्रावधान है। ठीक, बहुत मुश्किल है हटाना। तो वही इसमें है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है, वही यूपीएससी के अध्यक्ष का भी हटाने का प्रावधान है। और 320 में अगर हम अनुच्छेद 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कृत्यों के बारे में है। लोक सेवा आयोग, तो इसमें यूपीएससी एंड एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब आ जाते हैं। इसके कृत्यों के बारे में है। कृत्य मतलब ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इनका क्या अधिकार है, क्या नहीं है। क्या अधिकार है इनको जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ऐसे लाइन से पढ़ा रहे हैं तो इसको याद कर लीजिए। ठीक, इनके कृत्यों के बारे में है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 322 के बारे में। महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 322 में क्या कहा गया है कि आयोग के जो व्यय होंगे यथास्थिति भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो राज्य लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जो उनके मतलब वेतन होंगे, पेंशन होंगे, किससे दिए जाएंगे? भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक, और अगर राज्य की बात करें तो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे ना, यथास्थिति लिखा हुआ है। अगर मान लो यूपीएससी की बात है तो भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, राज्य की बात है तो राज्य की संचित निधि से भारित होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपे, फिर वह इसे संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे। इसका मतलब यह है
कि जो संघ है, जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, ठीक। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, मतलब प्रतिवर्ष कि क्या काम किया, क्या नहीं किया, किसकी नियुक्ति की, क्या हुआ, तो रिपोर्ट किसको देता है, वो राज्यपाल को देता है, अपने जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, ठीक। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल का क्या काम है, राष्ट्रपति संसद में रखेगा और राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में रखेगा, ठीक। तो एक बार हम समरी क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या हमने जाना। पहली बात तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हम पढ़ रहे हैं, कौन से भाग में है, भाग 14 में है, अनुच्छेद 308 से 323 तक भाग 14 है, ठीक। भारत में सिविल सेवा के जनक कार्नवालिस और 1854 में भारतीय सिविल सेवा समिति अध्यक्ष, भारतीय सिविल सेवा समिति का गठन हुआ, अध्यक्ष कौन थे, मैकाले थे, ठीक। और प्रथम प्रतियोगी परीक्षा कराई गई, कब कराई गई, 16 जुलाई 1855 लंदन में कराई गई। 2 आयोग इससे संबंधित हैं, एजिंसन आयोग एंड इस्लिंगटन आयोग। उसके बाद भारत शासन अधिनियम जो था 1919 में, उसमें प्रावधान किया गया कि इंग्लैंड व भारत में एक साथ परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, और प्रथम बार कब की गई, 1922 में। कहाँ की गई, इलाहाबाद में की गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1863 में प्रथम भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद ली आयोग के सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, ठीक। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का 1935 के अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग उसका नाम रख दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं। कौन कौन सी सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक, राज्यों के सेवाएं। और आइए हम बात करेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भारत में किसको माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। और हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जान लिया, और ये पिछले टॉपिक से संबंधित था, इसको उसमें नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण संदेश है, कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।